सभी को नमस्कार। यूट्यूब की इस धारावाहिनी पर कल मैंने त्रिलोचन की कविता को लेकर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था जिसमें जिसमें मैंने यह प्रतिपादित किया कि त्रिलोचन किस प्रकार से संस्कृत साहित्य से अभिप्राय, मुहावरे, आभाणक लेते हैं और उससे अधिक आगे बढ़कर परंपराओं को वे आत्मसात करते हैं। वे परंपराएं उनके भीतर एक हिस्सा उनके व्यक्तित्व का, उनके अंतस चैतन्य का बन जाती हैं और कहीं-कहीं फिर व्यक्त होती हैं। इस दृष्टि से हिंदी के किसी एक कवि के बाद त्रिलोचन का नाम लिया जा सकता है तो वे प्रसाद हैं। प्रसाद संस्कृत के बड़े पंडित हैं और कहाँ से क्या लेकर के उसको क्या बनाते हैं यह तो अद्भुत है। उनका कवित्व और उनका पांडित्य दोनों अद्भुत है। उस पर थोड़ी चर्चा मैंने पहले की है। आगे संभव होगा तो चर्चा और जब जैसा अवसर होगा करूंगा। और त्रिलोचन के संबंध में जैसा मैंने कहा कि वे बहुत बड़े गप्पबाज भी हैं और गप्प रचने की बड़ी कला उनकी थी। चकित वे कर देते थे। आरंभ में तो 2-1 महीने जब मैं उनसे मिलता रहा तो पता नहीं चला कि ये सच्ची घटना सुना रहे हैं कि गप्प सुना रहे हैं। बाद में धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि वे गप्प रचते हैं और वे अद्भुत गप्पों का संसार उनका था। दुर्भाग्य से सब संग्रहित नहीं की जा सकी। मैं यदि नोट कर लेता तो उनकी जो गप्पें थी उनका एक अलग से अध्ययन हो सकता था। क्योंकि उनकी कविता से बहुत गहरा रिश्ता मुझे लगता है कि जिस तरह से वे गप कहते थे, हाँकते थे, उसका उनकी कविता से रिश्ता है। तो गप्पबाजी की एक कला उनकी थी। बातचीत जिस तरह से वो करते थे उसमें से एक बात के भीतर दूसरी बात के भीतर से तीसरी बात, तीसरी के भीतर से चौथी बात और आप भटक जाते थे। वो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से इन्होंने बात आरंभ की थी, कहाँ ये ले जा रहे हैं। सागर में जब वो रहे, 10 एक वर्ष वो सागर में रहे, बहुत उत्सुक होकर के साहित्य प्रेमी उनसे मिलने आते थे और बाद में ऊबने भी लगे और कुछ लोग कहने लगे कि बब्बा जो है वो सठिया गए हैं। यही शब्द जो ठेठ बुंदेली के लहजे वाले साहित्य प्रेमी हिंदी के उनसे मिलने आते थे, ऐसा कुछ उनके मुख से सुनने को मिलता था। हमारे एक अग्रज मित्र वहाँ हैं, जो त्रिलोचन जी के साथ बहुत रहे और उनकी कविता की तरफ मेरा ध्यान भी उन्होंने ही पहली बार खींचा था कि त्रिलोचन शास्त्री बड़े कवि हैं हिंदी के, यह कहकर गोविंद द्विवेदी। तो उन्होंने आकर के मुझसे एक बार कहा कि लोग कहने लग गए हैं कि बब्बा कुछ सठिया गए हैं और कोई तारतम्य नहीं रहता है उनकी बातों में। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हम लोगों की समझ की कमी है कि हम तारतम्य पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो तो जहाँ से चलते हैं वहां से उसके भीतर एक बात लाते हैं, फिर उसके भीतर दूसरी बात और फिर अंत में पूरा यदि सुनते रहें तो वे वहां पहुंचते हैं जहाँ से वे चले हैं। यह उनकी एक विशेष शैली है। भारतीय परंपरा में कथा कथन की भी शैली रही है जिसमें एक कथा के भीतर दूसरी कथा के भीतर तीसरी कथा, इस तरह से श्रृंखलाएं जुड़ती हैं और वो हमारे हमारे कालबोध से, हमारे जीवन बोध से वह जुड़ती है। त्रिलोचन जी अपने अपने गल्पों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा उस भारतीय कालबोध से जुड़ते हैं और भाषा के स्तर पर वे अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं। तो त्रिलोचन जी ने बातचीत करते-करते मुझे एक बार शमशेर की पंक्तियाँ सुनाई। बातचीत करते-करते वे कभी शमशेर पर चले जाते, कभी नागार्जुन पर, कभी रामचंद्र शुक्ल से उनकी भेंट कब हुई, यह बताने लगते और मिलाया जाए कि इस सन में हुई थी ऐसा वे कह रहे हैं तो उस सन में रामचंद्र शुक्ल वहाँ नहीं है और त्रिलोचन जी अपने गाँव में हैं, ऐसा खोजबीन करने पर शायद रहस्य खुल सकता था। लेकिन त्रिलोचन जी रचते थे इस प्रकार की गप्पें। तो उसमें उसी क्रम में उन्होंने शमशेर का एक शेर मुझे सुनाया। मुझे यह शेर शमशेर की किसी किताब में मिला नहीं। मैं शमशेर का बहुत अच्छा पाठक रहा भी नहीं। कुछ कविताएँ, कुछ पुस्तकें मैंने उनकी पढ़ी थीं, कम समझ में आईं। अपनी कविता की बहुत अल्प समझ के कारण
आधुनिक हिंदी कविता की समझ बहुत कम होने के कारण, यद्यपि वे बड़े कवि हैं, यह मैं स्वीकार करता हूँ जितना मैं उनको समझ पाया। शमशेर की पंक्तियाँ जो उन्होंने सुनाई थी, वे ये थी, मैं तेरी बज़्म में यूं ही बेरह ना पा गया था, खबर नहीं कि मेरे साथ एक जहां गया था। पता नहीं किस क्रम में, किस प्रसंग के संदर्भ में अचानक उन्होंने ये कहा कि शमशेर जी की ये पंक्तियां हैं। और जिस तरह से उन्होंने सुनाई, एक बार ही सुनाई थी, मुझे ऐसी ही याद रह गई। हालांकि मेरी याददाश्त बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ कविताएं एक बार सुनने पर, कुछ पंक्तियां एक बार सुनने पर याद रहती हैं, रह जाती हैं मुझे भी। और जहां तक मुझे याद है, उन्होंने बेरह ना पाही बोला था। उर्दू का ज्ञान भी मेरा कम है। उन्होंने अर्थ भी समझाया था मुझको कि बेरह ना पा का अर्थ नंगे पांव होता है। आपकी सभा में मैं नंगे पांव यूं ही चला आया था, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे पूरा जमाना या पूरा समाज चला आया है। त्रिलोचन जी कदाचित ये कह रहे थे कि कवि समाज हो जाता है, कवि के साथ समाज चलता है, ऐसी कुछ बात वो कह रहे थे। उनकी कविता को भी यह शमशेर की पंक्तियां परिभाषित करती हैं, और उनकी कविता समाज हो जाती है, धरती हो जाती है, व्यक्ति समाज हो जाता है उनकी कविता में। वे कविता में साधारणीकरण की अवधारणा को कविता की रचना प्रक्रिया के भीतर जज्ब करके और अनुप्रयुक्त करने वाले बड़े कवि हैं। इस दृष्टि से त्रिलोचन को हम पढ़ सकते हैं। उस पर मैं कुछ बातें कहूंगा, लेकिन कल जो चर्चा, कल के वक्तव्य में जहां से छूटी है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहूंगा कि त्रिलोचन ने संस्कृत से ग्रहण किया बहुत कुछ। और जैसा मैंने कहा कि नागार्जुन तो संस्कृत के ही पंडित रहे हैं, पर संस्कृत से सीधे सीधे उन्होंने ऐसा कुछ ग्रहण कविताओं में नहीं लिया है। और वे तो प्रगतिशील धारा के बड़े कवि हैं। गांव गिरांव के संबंध में अच्छा लिखते हैं, कथाओं में, उपन्यासों में और कविताओं में भी। कालिदास पर भी लिखते हैं, बादल को गिरते देखा है, या लिखते हैं। संस्कृत में उनकी बहुत सुंदर कविताएं, उनमें तो बहुत मार्मिक रूप में वे अभिप्राय संस्कृत से लेते हैं। पर जिस तरह से त्रिलोचन, पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से उन्होंने क्या लिया है और उसको वे रूपांतरित करते हैं। इस दृष्टि से प्रसाद के बाद त्रिलोचन की याद आती है। अज्ञेय भी परंपरा के पास पहुंचते हैं, लेकिन वे बाहर बाहर रह करके झांकते हैं परंपरा के भीतर। वे संस्कृत के पंडित नहीं हैं। अपूर्व मेधा उनकी है, प्रतिभा उनकी है। पंडितों का साथ रह करके, पंडितों के साथ रह करके भी उन्होंने अर्जन करने का प्रयास किया है। विद्या निवास जी के भी साथ रहे, कपिला जी का साथ रहा ही। पर नागार्जुन नागार्जुन और अज्ञेय उस तरह से संस्कृत के मुहावरे, उक्तियां और परंपराएं उनके साथ साथ लेकर के फिर कविता में नहीं उतरते हैं, जिस तरह से त्रिलोचन स्मृति में त्रिलोचन कविता में उतरते हैं। और वे इस दृष्टि से संस्कृत का, संस्कृत शास्त्रों का मर्म पकड़ करके कई बार शब्द लेकर आते हैं। प्रसाद भी ये करते हैं। आंसू जो उनका खंडकाव्य है, उसमें तो संस्कृत से कोई संबंध नहीं लगता, नहीं ही है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में वह आंसू बनकर आज बरसने आई। तो हम जब पढ़ते थे और फिर संस्कृत जब हम सीखने लगे और अमरकोश जब पढ़ा, तो हमको याद आया कि मेघच्छन्ने ही दुर्दिनम। दुर्दिन तो संस्कृत में उसको कहते हैं जब मेघों का घटाटोप लगातार बना हुआ और छट नहीं पा रहा हो। प्रसाद को तो ये मालूम था, तो उन्होंने आंसू काव्य लिखते हुए, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो दुर्दिन का साधारणतया अर्थ बुरे दिन यही नहीं होगा, अभिधेय अर्थ मान भी लिया जाए, तब श्रेष्ठ से संस्कृत की परंपरा में जो अर्थ है उसको प्रसाद वहां कह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। त्रिलोचन ने चारों ओर बाढ़ आई है, गांव जो बारिश में डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, उस पर सोनेट अच्छा लिखा है। तुम्हें सौंपता हूं, ये जो उनकी किताब है उसमें छपा है। और अंत में वो कहते हैं, यह कैसा दुर्दिन है।
यहाँ भी प्रसाद की तरह श्लेष में ही दुर्दिन शब्द का प्रयोग वे कर रहे हैं। और बारिश पर उनकी अनेक कविताएं हैं, उसमें कभी झीसी, कभी झिर्री, कभी रिमझिम, बारिश की कई स्तर, गांव की बोली से लेकर के शब्द उसमें लेकर के आते हैं, पर यहाँ संस्कृत की परंपरा से लेते हैं। ये कोश शास्त्र बहुत बड़ा समेटते हैं। इस दृष्टि से नामवर सिंह उनके बारे में कहते हैं, नामवर सिंह ने आलोचना का एक बड़ा संपादकीय ही त्रिलोचन की कविता पर लिखा था, और अजित प्रियदर्शी की अच्छी किताब है त्रिलोचन पर, उन्होंने नामवर सिंह से भी संदर्भ दिए हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि त्रिलोचन अपनी परंपरा के अंदर से अंतः समीक्षा करते हुए कविता को आधुनिक बनाने का प्रयास करते रहे हैं। इस मामले में उनकी राह अपने हम उम्र हम कदम मुक्तिबोध से एकदम अलग है। मुक्तिबोध नई कविता की आधुनिकता के अंदर आत्मसंघर्ष करते हुए अपनी काव्य सर्जना करते हैं, जबकि त्रिलोचन यही काम अपनी परंपरा के अंदर रहकर करते हैं। लगाव का यह बोध त्रिलोचन में इतना दृढ़ है कि मित्र होते हुए भी मुक्तिबोध के बारे में अजीब तरह से वे ठंडे दिखते हैं। दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं। यह सही कहा नामवर सिंह ने कि त्रिलोचन ने अपने साथी कवियों पर बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। शमशेर पर और नागार्जुन पर तो कई सोनेट के सानेट उन्होंने लिखे हैं। बहुत प्रेम था दोनों में। और जो मैंने कल के वक्तव्य में भी बताया कि किस तरह से पोस्ट कार्ड नागार्जुन का मेरे पास आता है, त्रिलोचन आने ही वाले हैं उसके 2-4 दिन, सागर आने ही वाले हैं उसके 2-4 दिन पहले, तो एक कवि के द्वारा दूसरे कवि पर जो बहुत सुंदर कविताएं लिखी गई, उनमें से नागार्जुन पर त्रिलोचन की कविताएं, उनके सोनेट जो हैं वो उदाहरणीय हैं। पर मुक्तिबोध के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मुक्तिबोध को बहुत बड़ा कवि तो वो भी मानते हैं, लेकिन यह जो एक तरह से दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हो जाते हैं, परंपरा को लेकर के, आधुनिकता को लेकर के, उसमें त्रिलोचन का अपना एक किनारा है, अपना स्टैंड एक उनका है। और संस्कृत की पदावली को अलग तरह से वे अपनाते हैं। संस्कृत की बंधी बंधाई सुपरिचित पदावली को वे वैसी की वैसी नहीं लेते, वे निर्मित करते हैं अपनी पदावली। इसी में परंपरा नई होती है। वे अमृत स्पंदी बोल सुनते हैं कविता में, गौरवीण झलक जीवन की, उसको वे देखते हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण नामवर सिंह ने भी अपने उस संपादकीय में दिए हैं। कपोताप बादल उनकी कविता में आकर के जुटते हैं। कहीं कहीं वे दुरूह पद स्वयं गढ़ते हैं संस्कृत के अपने ज्ञान के आधार पर, इस तरह से गढ़ते हैं कि पंडितों की बुद्धि भी चकरा सकती है। प्रतीकाश है यह परिचय का, इस पंक्ति को तो लगा सकते हैं पंडित लोग कदाचित, लेकिन उनकी कविता में गति आकाशस्नुत हो जाती है। तो सायंकालिक संगायन का आयोजन उनकी कविता में होने लगता है। नामवर जी ने ठीक ही कहा है कि इस तरह के प्रयोगों में त्रिलोचन जी की शब्द सर्जना मुखर छाप देती है। नामवर जी लिखते हैं, यदि ऐनस्वित है विश्व अपाप विद्वत्ता का मनोराज्य, इस तरह के प्रयोगों में शास्त्री जी की संस्कृत चेतना मुखर हुई है, जो मृत्सना के अनुबंध तप्त हैं और जिसमें नूतन मेघ रिरिक्षुषु गहराते हैं। इस तरह के प्रयोगों में वे अपने कोश ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। कोश ज्ञान की बहुत जरूरत भी नहीं है। संस्कृत व्याकरण में सन्नंत आदि का ज्ञान होना चाहिए, इस तरह के शब्द निकलते रहते हैं। प्रश्ना तो सामान्यतया सभी जानते हैं, मिट्टी के लिए आता है, लेकिन वे अकायमान वृद्धि की बात करते हैं। ये जो शानच का प्रयोग वे बनाते हैं, कहीं कहीं वे गीता के श्लोकों को उल्था कर देते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, इस पर एक पंक्ति अपने सोनेट में बनाते हैं, अनुद्वेग कर वाक सत्य प्रिय हित का भूखा, ऐसा वे लिखते हैं। और उसके आगे जोड़ते हैं, सबका मन है। तो अनुद्वेग कर वाक सत्य हित प्रिय का भूखा, सबका मन है, सबकी अपनी हाय हाय है, विघ्नों के सिंह की पछाड़ी हुई गाय है प्रायः जनता। तब एक पंक्ति जो खपाई है
उसका एकदम पूरा अलग संदर्भ हो जाता है। गीता तो फिर छूट जाती है। यहाँ तो विघ्नों के सिंह की पछाड़ी हुई गाय, उसकी बात जुड़ती है। सुषमा काल कलाव लीड़ है, पर सुषमा ही वंध्य वंद्य और ध्यातव्य रही है। काल कला की अवठ उसी से उद्भासित है। यह भी सोनेट में उन्होंने लिखा है। काल कला और लीड़ शब्द बनाते हैं, सुषमा वंद्य है, ध्यातव्य है, पर ये देशज शब्द उसके साथ फिर टांकते हैं। काल कला की अवठ उस सुषमा से अवभासित होने की बात करते हैं। शब्द जो उनका पूरा कविता संग्रह है, उसको नामवर जी ने भाषा की विनय पत्रिका कहा है, जिसके अंदर आज की हिंदी देसी बोली से लेकर वैदिक भाषा तक की यात्रा भाषा में की गई है। और इस साहसिक अभियान में क्लासिकल संस्कृत से भी शब्द लेना त्रिलोचन नहीं भूलते हैं। प्रभा मंडलित तुम्हें रोदसी में लख कर ऐसा लिखने की धड़क संस्कृत काव्य सृजन में समर्थ नागार्जुन में भी कम ही मिलेगी, ऐसा नामवर जी कहते हैं। इस भाषा की संपदा को लेकर के त्रिलोचन जी आते हैं, तब वे विघ्नों की पछाड़ी हुई गाय है प्रायः जनता, यह भी सुषमा काल कलावड़ लीड़ लिख करके उसके बाद लिखते हैं। वे समाज के साथ, भाषिक संपदा के साथ कविता का साम्राज्य रचते हैं, तब वे अभाव में से भाव उपजाते हैं। त्रिलोचन की पूरी कविता ही साधारणीकरण की प्रक्रिया की कविता और अभाव में से भाव हो जाने की कविता है। इसको वे स्वयं भी अपनी कविता में कई बार कहते भी हैं। परंपरा का साक्ष्य वे देते हुए, समकाल का साक्ष्य लेते हुए कविता को जनपदों तक विस्तारित करते हैं। नगई मेहरा, रामचंद्र दुबे, टीहुर काका इत्यादि इत्यादि गांव के लोग इस कविता में बोलते हैं, उनकी आवाजें, जनपद की ध्वनियां इसमें आती हैं, उसी से जीवन दर्शन भी रचते हैं। अपराजेय शीर्षक कविता में त्रिलोचन लिखते हैं, हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था और जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया कलमश को धोने में समाज के। फिर अंत में लिखते हैं, भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभावमय, पर अभाव से नहीं दबे पर अभाव से दबे नहीं जागे स्वभावमय। ये जो त्रिलोचन कहते हैं यहाँ, इसमें गीता की पंक्ति तो आई है और भीतर दबा दी गई है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता को जो पढ़ेगा उसको याद आएगा ही आएगा, नहीं पढ़ी है नहीं आता है तो उसमें कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन त्रिलोचन जी ने तो गीता पढ़ी हुई है। और भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभाव में, पर अभाव से दबे नहीं जागे स्वभाव में। ऐसा यदि वे लिखते हैं तो कहीं न कहीं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः स्वतः, ये कहीं न कहीं भीतर न रहा हो ऐसा तो फिर नहीं कहा जा सकता है। तो असत का भाव नहीं और सत का अभाव नहीं, ये कह दिया गया। उसको काट करके फिर त्रिलोचन कहते हैं कि भाव उन्हीं का है, भाव उन्हीं का सबका है जो थे अभावमय। फिर अभाव से स्वभाव को वो गढ़ते हैं। तो ये गीता की स्मृतियों को, उसमें स्मृतियों के संसार में रचे बसे होकर के भी उस पार कहीं पहुंचते हैं जहां की भाव अभावमय भाव हो जाता है और स्वभावमय तक पहुंचा जाता है। मुक्त छंद उन्होंने लिखे, मुक्त छंद में कविताएं बहुत लिखी, और सोनेट में भी लिखी, तुकांत कविताएं भी लिखी, संस्कृत छंदों में खूब लिखा, जैसा मैंने कल के वक्तव्य में कहा है। बड़े छंद भी संस्कृत के उन्होंने ले लिए हैं, मंदाक्रांता लिख दी है कहीं। और मुक्त छंद यह बंदी होगा यह तो संभव कभी नहीं है, मैं अंगीकृत का परिपालन करता जाऊंगा, तप के संकल्पों से भव भाव रूप हो जाएगा। अब अंगीकृतम सुकृतिना परिपालयन्ति, ये कालिदास की पंक्ति न रही हो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो अंगीकृत का परिपालन करता जाऊंगा यह लिखते हैं, तब सुकृति
हो जाने की बात उसमें कहीं न है तो कहीं न कहीं है तो संकल्पों से भव भाव रूप हो जाएगा। ये भव को भाव रूप बना देने का संरंभ कविता में और भव से भाव होने की, अभाव से भाव और भव से भाव हो जाने की यात्रा त्रिलोचन करते हुए उस विश्वबोध को कविता में रचते हैं। सर्वात्मक सत्ता का हिस्सा फिर वे बनते हैं। इसलिए एक तुलसीदास का प्रसंग उन्होंने लिया है और तुलसीदास रामचरितमानस ना स्मरण हो तो नहीं समझ में आएगा उनका वसानेट। तुलसी से बहुत कुछ लेते हैं, कहीं कालिदास से भी ले लेते हैं, कहीं गीता से लेते हैं और लेना बहुत कुछ बढ़ा देना हो जाता है। सबसे उधार लिया इत्यादि इत्यादि इस तरह की बात वो नहीं करते हैं और यूं ही उधार लेकर के मैं रहूंगा ऐसा भी वो नहीं करते हैं। जो लेते हैं उसको पचा लेते हैं और मैं किसी कवि को छोटा नहीं बना रहा हूं, लेकिन जो त्रिलोचन जी करना चाह रहे हैं उसको मैं बताना चाह रहा हूं। तो तुलसी की अर्धाली है सौरज धीरज तहि रथ चाका इत्यादि। रावण रथी विरथ रघुवीरा, इस प्रसंग में वह आती है। रथ पर सवार रावण आता है और राम पैदल, धनुर्धर राम पैदल उसका सामना कर रहे हैं। उनसे कहा जाता है कि रथ पर आसीन हो जाइए, तब वह कहते हैं कि हमारे पास तो अपना एक रथ है। तो सारे अभाव में से वे अपना भाव एक बनाते हैं। उसके प्रसंग को संकेत फिर करते हैं। त्रिलोचन जब अपने सारे अभावों के बीच अभावों की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैंने साथ तुम्हारा जब छोड़ा था, तब मैं थका हारा नहीं था, लेकिन मेरा तन भूखा था मन भूखा था, तुमने टेरा उत्तर मैंने दिया नहीं तुमको थोड़ा था। तेज तुम्हारा तुम्हें ले उड़ा, मैं पैदल था विश्वासी था, सौरज धीरज तहि रथ चाका, जिससे विजय श्री मिलती है और पताका ऊंचे फहराती है। तो उस रथ की बात वे यहाँ ले आते हैं जो राम के प्रसंग में है। कई बार अपने भाव में वे प्रतिष्ठित होते हैं, सारे समाज को लेकर के अपने साथ। 80 बरस के वृद्ध टिहूर जी की बात कविता में वे करते हैं, उनकी बातों को दोहराते हैं। टिहूर जी की बातों को मैं कानों से पी रहा हूँ। फिर अंत में कहते हैं, टिहूर की बातें कानों पी, 80 साल का जाड़ा बरसा घाम, खा चुकी थी खा चुकी थी वह वाणी, अब केवल सांसें थी, अब केवल वाणी थी, अब केवल कुटिया थी जिसमें बैठा था। तब यह भीतर प्रतिष्ठित होता है पूरा समाज और वह समाज त्रिलोचन हो जाते हैं और समाज त्रिलोचन हो जाता है, त्रिलोचन समाज हो जाते हैं। यह जो एकाकारिता का बोध है, यह त्रिलोचन की कविता की एक खूबी कही जा सकती है। इसको बड़ी साधना से वे प्राप्त करते हैं, ऐसा लगता है। जनपद के कवि हैं, यस ठीक है, और वो कहते भी हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ जिसमें जीवन इसका जो कुछ पथ पर बिखरा है, तप तप कर ही भट्टी में सोना निखरा है। लेकिन इसकी एक टेक्निक वो अपनाते हैं, ये जो भाव से भाव हो जाने की और साधारणीकरण कर देने की कविता में सारा समाज हो जाने की, इसके लिए वे उसको वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से सर्वनाम वक्रता, संज्ञा वक्रता तो कुंतक की भाषा में कह सकते हैं। त्रिलोचन इस दृष्टि से हिंदी के इन्हें गिने कवियों में हैं जो बहुत ज्यादा अन्य पुरुष में अपने बारे में बात करते हैं। अन्य पुरुष में अपने बारे में जब बात करते हैं तो अपने से अपने आप को अलग करते हैं, अपने से अपने आप को अलग करके वे कविता रचते हैं और इस प्रक्रिया में वे परमहंस या ओघड़ जैसे होते चले जाते हैं। नागार्जुन है ओघड़, वे भी ओघड़ कवि हैं, वे अपने ढंग से ओघड़ और परमहंस हैं, लेकिन इसके लिए कविता में एक प्रक्रिया त्रिलोचन अपनाते हैं और वे अपने बारे में लिखते हुए
या तो त्रिलोचन इस नाम का प्रयोग बहुत करते हैं, अपने आप को अपने आप से अलग करके। ये अभिनवगुप्त जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। अद्भुत आत्मकथा अभिनवगुप्त लिखते हैं। ये जो बाणभट्ट अपने बारे में लिखते हैं हर्षचरित के 2 उच्छ्वासों में, तो अपने आप को अपने आप से अलग करके, वह बाणभट्ट जो ऐसा था और जो इस तरह से आवारा हो गया था इत्यादि वो करते हैं। ये संस्कार संस्कृत की धारा के त्रिलोचन में बहुत गहरे हैं और वे त्रिलोचन के बारे में त्रिलोचन को अलग से बयान करते हुए बात करते हैं कविता में। या अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा त्रिलोचन का प्रयोग करते हैं। मैं का प्रयोग नहीं करते, वो मैं से अलग हो जाते हैं। तब वह साक्षी भाव की कविता बनती है। साक्षी भाव से साधारणीकरण होता जाता है। ये जो निस्संगता हो जाती है अपने आप से, अपने आप को अलग करने से, तो भोक्ता और भोग्य दोनों, विषय और विषय दोनों आमने-सामने हो जाते हैं। यह प्रक्रिया एक तरह से त्रिलोचन की कविता में घटती है और बहुत बड़ी संख्या में त्रिलोचन ने अपने बारे में जो सोनेट लिखे हैं, उनमें यह प्रक्रिया घटित होती है और इस तरह के सोनेट बड़े विलक्षण हैं, अनोखे हैं। इस तरह की कविता कम मिलती है। संस्कृत में यह परंपरा रही है और त्रिलोचन में फिर यह परंपरा आती है। भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देखा कल, जिसको समझे था यह तो है फौलादी। ठेस सी लगी मुझे क्योंकि मन था आदि, नहीं झेल जाता श्रद्धा की चोट अचंचल। यहाँ तो अपने से अपने आप को अलग करके त्रिलोचन अलग है और मैं उसको देखता है, इतना यहाँ होता है। और फिर कहते हैं, नहीं संभाल सका अपने को जाकर पूछा, भिक्षा से क्या मिलता है जीवन, क्या इसको अच्छा आप समझते हैं। दुनिया में जिसको अच्छा नहीं समझते हैं, करते हैं छूछा, पेट काम तो नहीं करेगा। आप ही कहें क्या करूं, खाली पेट भरूं, कुछ काम करूं कि चुप मरूं, क्या अच्छा है। जीवन जीवन है प्रताप से, स्वाभिमान ज्योतिष्क लोचनों में उतरा था, वह मनुष्य था इतने पर भी नहीं मरा था। ये त्रिलोचन के बारे में खुद उनका मैं बयान करता है। तब दो लोगों का जो प्रश्नोत्तर अलंकार भी यहाँ हो जाता है, उत्तर अलंकार भी इसको कहीं कहा गया है। वह संवाद होता है, सवाल जवाब होता है। तब यह व्यक्ति का रूपांतरण समाज के रूप में और व्यक्ति का निर्वैयक्तिक हो जाना, उसकी प्रक्रिया घटती है। भीख मांगते त्रिलोचन से जो पूछ रहा है वह भी त्रिलोचन है। वह त्रिलोचन के भीतर से निकल आए त्रिलोचन को देखता है। और इस संदर्भ में केदारनाथ सिंह जिन्होंने त्रिलोचन पर बहुत अच्छा लिखा है, वे आत्मपरकता और आत्मग्रस्तता में फर्क करने पर जोर देते हैं वे। तो ये आत्मग्रस्तता नहीं है और त्रिलोचन की कविता आत्मग्रस्त कवि की कविता नहीं है। यह उसी अर्थ में आत्मपरक कविता कही जा सकती है जिस अर्थ में, उसी अर्थ में यह आत्मपरक कविता नहीं कही जा सकती जिस अर्थ में उत्तम पुरुष एक वचन में लिखी गई व्यक्तिवादी कविताएं, छायावादी कविताएं हुआ करती थीं या अन्य अनेक आधुनिक कविताएं हो सकती हैं। क्योंकि यह कविता फिर आत्मदया और आत्मग्लानि की बजाय ज्योतिष्क लोचनों में स्वाभिमान भरे होने में परिवसित होती है। इसलिए त्रिलोचन के बारे में, त्रिलोचन अन्य पुरुष सर्वनाम, त्रिलोचन इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग या अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हुए त्रिलोचन जब करते हैं, तो वे अपने अदैन्य की बात करते हैं, अपने से ऊपर उठने की बात करते हैं, आत्मग्रस्तता से भिन्न होकर के वे कुछ रचते हैं। सभा हो या सूनापन अथवा भरी भरी सड़क हो, जनजीवन प्रवाह से झिझक कहीं भी नहीं, कहीं भी समुत्साह से जाता है। दीनता देह से लिपटी है, मन तो अदीन है। आगे के एक सोनेट में वे कहते हैं, वही त्रिलोचन है जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, कपड़े भी कैसे मैले फटे लटे हैं। कौन कह सकेगा इसका यह जीवन चंदे पर अवलंबित है। चलना तो देखो इसका, उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें,
सधे कदम तेजी, वे टेढ़ी मेढ़ी राहें मानो डर से सिकुड़ रही हैं। किसका किसका ध्यान इस समय खींच रहा है, कौन बताए? क्या हलचल है इसके रुंधे रुंधाए जी में? कभी नहीं देखा है इसको चलते धीमे। धुन का पक्का है जो चेते वही चिताए। जीवन इसका जो कुछ है पथ पथ पर बिखरा है। तप तप कर ही मिट्टी में सोना सोना निखरा है। तप की बात वे बार बार करते हैं इस तरह के सोनेटों में। तप तप कर निखरने की बात करते हैं। अन्य पुरुष के प्रयोग के द्वारा अपनी स्वयं की एक प्रतिमा रचते हैं और इसमें भोक्ता और भोग्य दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऋग्वेद के मंत्र में जिस प्रकार से दो पक्षी, उसमें से एक देख रहा है, एक भोग रहा है, वो उस प्रकार से अपने आप को अपने से अलग करते हैं और फिर कहते हैं, कभी त्रिलोचन के हाथों में पैसा धेला, टिका नहीं कैसे वह चाय और पानी का, करता बंदोबस्त रहा ठूंठ सा अकेला, मित्र बनाए नहीं भला इस नादानी का, कुफल भोगता कौन? यहाँ तो जिसने जिसका खाया उसने उसका गाया, जड़ मृदंग भी मुख लेपों से मधुर ध्वनि करता है। यहाँ भी मृदंगो मुख लेपे न कुरुते मधुर ध्वनिम, यह सुभाषित तो बहुत जाना पहचाना है। उसको ये टाँच देते हैं यहाँ पर, लेकिन संदर्भ तो बहुत भिन्न प्रकार का है और उससे वे कविता बनाते हैं। और त्रिलोचन के बारे में, त्रिलोचन के कहने से बनी हुई कविता में वो जड़ मृदंग मुखलेप से जो मधुर ध्वनि करता है उसकी बात वे लाते हैं, उसको वे बहुत बड़े व्यंग्य का हिस्सा बना देते हैं। तुलसीदास, कबीर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलसी या कबीर का प्रयोग करते हुए भी साधारणीकरण करते हैं, व्यक्ति का साधारणीकरण करते हैं। और इसलिए शमशेर जो कह रहे हैं अपने उस शेर में कि नंगे पांव चलता हुआ मैं आपकी सभा में चला आया, लेकिन मेरे साथ तो समाज पूरा चला आया है। ये एक प्रक्रिया ही त्रिलोचन की कविता में घटित होती है, ऐसा लगता है। और त्रिलोचन स्वयं कहते हैं, मैं त्रिलोचन के बारे में, अपने बारे में नहीं लिख रहा हूं। वो कहते हैं कि ये तो मैंने तुलसीदास से शिक्षा ली है कि खुद के बारे में उतारने की कविता, खुद के बारे में कुछ कहने की कला मैंने तुलसी से सीखी है। और किसी और के बारे में भी यही कहता, किसी और के बारे में कहता तो बुरा लगता है, इसलिए मैंने अपना नाम दे करके कह दिया है। वो हो सकता है कि मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, किसी और का नाम लेता तो उसके लिए असम्मानजनक हो जाता है, इसलिए मैंने त्रिलोचन नाम दे दिया है और कविताएं लिख दी हैं। ऐसा ये त्रिलोचन का कथन उद्धृत किया गया है, ये अजित प्रियदर्शी ने अपनी किताब में उद्धृत किया है। तब ये दृष्टियों का सांकर्य उनकी कविता में बनता है, भोक्ता और भोग्य का और विषय और विषयी का। तब अजीब प्रक्रिया होती है कि दूसरे लोग त्रिलोचन को देख करके जो कह रहे हैं उनकी दृष्टि से त्रिलोचन, और त्रिलोचन के बारे में त्रिलोचन जो कह रहा है उसकी दृष्टि से त्रिलोचन, ये कई दृष्टियां होती हैं। व्यक्ति फिर व्यक्ति नहीं उस तरह से रह जाता है, ये किसकी दृष्टि है यह विचार करना पड़ जाता है। अचरज है मुझको कि त्रिलोचन ने कैसे इतना, अचरज है मुझको कि त्रिलोचन कैसे इतना अच्छा लिखने लगा। धरातल उसके स्वर का तिब्बत के पठार सा ऊंचा है अब, जितना जितना ही गुनता हूं उस पर कुछ रहस्य अंदर का, मुझे भासने लगता है यह उसके बस का काम नहीं है। होगा कोई और खिलाड़ी जिसका यह सब खेल है, मुझे तो चस्का लगा रहस्योद्घाटन का है खूब अगाड़ी, और पिछाड़ी देखभाल कर बात कहूंगा। मैंने तो रहस्य अब तक कितनों के खोले हैं, न इस नई धारा में निरुपाय बहूंगा। मेरे आगे बड़े बड़ों के धीरज डोले, एक फिसड्डी आकर अपनी धाक जमाए, देख नहीं सकता हूं मैं यूं ही मुंह बाए।
ये जो त्रिलोचन मुस्काते हैं, अपने आप को देखते हुए मुस्काते हैं, दूसरों को देखकर मुस्काते हैं, दूसरों की बात को कविता में टाँच करके फिर दूसरों की नज़र से अपने आप को देख कर के मुस्काते हैं। उस तरह के कवि की यह कविता होती है। और अपराजेय कुल मिलाकर के कवि इसमें फिर बना रहता है, क्योंकि ऊपर उठ जाता है इस सब से। तो यह कालचक्र को उसी भाव से फिर वे देखते हैं। संवत पर संवत बीते, यह कहीं न टिहटा टिहटा, पाँवों में चक्कर था, द्रवित देखने वाले थे। परास्त है यहाँ हटा वहां से हटा, खुश थे जलते घर में हाथ सेकने वाले। यह सब कहते हैं ताप के ताए हुए दिन में। तो यह त्रिलोचन की कविता, जिसमें उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष में संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करके कविता जब लिखी जाती है, तब व्यक्ति विशेष की कविता वह नहीं रह जाती है, साधारणीकरण की कविता वह हो जाती है। यहाँ तक ही चर्चा इसको रहने देते हैं, और बहुत सारी बातें त्रिलोचन पर जो छूट जाती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हुए मैं कुछ बातें और आगे कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।